जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे संविधान के भाग 3 में कौन कौन सी बातें कही गई है। संविधान का भाग 3 यानी मूल अधिकार। मूल अधिकार की बात वो आर्टिकल 12 से 35 तक की है। तो हम धीरे धीरे आर्टिकल को जानेंगे। आर्टिकल 12 जिसमें कहा गया है कि मूल अधिकार क्या है, उसकी परिभाषा दी गई है। मूल अधिकार यानी ऐसा अधिकार जो हमसे सरकार नहीं छीन सकती या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छीन सकता, उसको हम कहेंगे मूल अधिकार। तो ये होगी मूल अधिकार की परिभाषा। उसके बाद आएगी स्टेट की परिभाषा। जो स्टेट खुद का खर्च खुद उठाता हो, जिसका क्षेत्र हो और वो अपने कानून खुद बनाता हो, वो स्टेट है। जैसे रेलवे है वो भी एक स्टेट है और जो सरकार है वो भी एक स्टेट है, तो वो स्टेट में समावेश हो जाएंगे। इतनी बातें हैं जो आर्टिकल 12 में कही गई है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अल्पीकरण के बारे में। आप किसी और के मूल अधिकार को ठेस पहुंचाओ, ऐसा कार्य करो ताकि जो अधिकार है मूल अधिकार उसको सीमित कर दिया जाएगा, ये कम कर दिया जाएगा। इसके बाद है आर्टिकल 13 में। उसमें और कहा गया है कि संविधान है उसके पूर्व यानी पहले और उसके बाद में, संविधान बनने के बाद में कोई ऐसा कार्य न करे, कोई ऐसा कानून न बनाए जो इस संविधान को ठेस पहुंचाता हो। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसके अंदर सरकार ने दो सामाजिक कार्यकर्ता, दो सरकारी जो नेता होते हैं उनको समावेश करने की बात की गई थी। लेकिन इसमें क्या है, करप्शन होता है। कोई भी पैसे लेके किसी भी जज को निर्वाचन कर सकते हैं। कॉलेजियम के अंदर जो सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 5 जज वो एग्जाम लेते हैं। न्यायिक नियुक्ति आयोग के तहत कहा गया था कि 2 नेता बैठेंगे, 2 सामाजिक कार्यकर्ता बैठेंगे। लेकिन उसमें क्या करप्शन होने की वजह से ये चीज निकाल ली गई। ये जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है वो संसद के लोकसभा राज्यसभा में से पारित हो गया था, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर तक कर दिया था। लेकिन वापस जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है वो संविधान के आर्टिकल 13 का उल्लंघन करती है। इसलिए इस आर्टिकल ये जो विधेयक है उसको रद्द कर दिया गया। इतनी बातें हैं जो आर्टिकल 13 में कही गई है। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि आई और डबल आई, कानून के समक्ष समानता, कानून को समान संरक्षण। इसके तहत कानून के समक्ष समानता, ये जो कॉन्सेप्ट है वो यूके में से आया है। सबके लिए कानून सेम रहेगा, ये उस चीज की बात करता है। और कानून को समान संरक्षण, ये जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका में से लाया गया है। इसमें कहा गया है कि कानून वो छोटे बच्चे और जो बड़े हैं उनके लिए सेम रहेगा, लेकिन कुछ हद तक अलग डिफरेंट दिखा जाएगा। तो ये जो बात है वो कानून को समान संरक्षण के अंदर कहा गया है। अब आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में कहा गया है जो जाति है, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान, इस मुद्दों को लेकर कोई भी असमानता नहीं होनी चाहिए। इसकी बात आर्टिकल 15 में कहा गया है। ये 5 चीज 15 से आप याद कर सकते, ये 5 है तो ये इधर 5 चीज आएगी जिसके लिए कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। ये सब समान होना चाहिए सबके लिए। इस चीज की बात आर्टिकल 15 में कही गई है। अब आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 16 में।
आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में समानता यानी सरकारी नौकरी में समानता। सरकारी नौकरी में धर्म, लिंग, जाति, वंश और जन्म स्थान इन पे कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद आर्टिकल 16 में कहा गया है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत की बात की। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको परेशान किया जाता है कि धर्म और जाति को मुद्दे को लेके उनके लिए कहा गया है कि 1955 में ये एक्ट बना दिया गया, इसे अपराध घोषित कर दिया गया। लेकिन वो जो कानून है वो 1989 को लागू किया गया। इसके तहत आप किसी SC/ST वाले को, SC/ST जाति वाले लोगों को परेशान करते हो तो आपको इस अपराध की श्रेणी में लिया जाएगा। ये जो बात है वो आर्टिकल 17 में कर गई है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में नेशनल अवार्ड की बात की गई है। पद्म भूषण हो गया, या पद्म विभूषण, ये जो है, ये जो दो टैग है वो आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। लेकिन जो रैंक हो गया और एजुकेशन हो गया उसको आप लगा सकते हैं। एजुकेशन में कैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गया, ब्रिगेडियर तो ये रैंक में आ जाएगा, ब्रिगेडियर, इंस्पेक्टर, और ये सब वो रैंक में आ जाएंगे। एजुकेशन में प्रोफेसर, डॉक्टर, ये सब एजुकेशन में आ जाएंगे। इतनी बात है जो आर्टिकल 18 में कही है। आर्टिकल 19 को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आर्टिकल 19 में कहा गया है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसके तहत आप कुछ बोल सकते हो। जो पत्रकार हो गए वो भी बोल सकते हैं तो आपको पूछने की भी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दी गई है। उसके बाद आप अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है तो उसके साथ सभा कर सकते हो तो सभा की स्वतंत्रता दी है, सभा कर सकते हो तो संगठन कर सकते हो तो संगठन की स्वतंत्रता दी है, संगठन कर सकते हो तो आप चारों तरफ घूम सकते हो तो उसकी स्वतंत्रता दी है, तरफ घूम सकते हो। अगर आप चारों तरफ घूम सकते हो तो आप कहीं रह सकते हो तो रहने की स्वतंत्रता दी है। संपत्ति की स्वतंत्रता दी है इसमें। और आप व्यापार कर सकते हो, व्यापार की स्वतंत्रता दी है। जो संपत्ति की स्वतंत्रता है वो छीन ली गई थी, उसको 300 के क में डाल दिया है मोरारजी भाई देसाई के समय में। तो ये जो संपत्ति की स्वतंत्रता है वो छीन ली गई है। जो इतनी जो बातें हैं वो आर्टिकल 19 में दी गई है। और इसके साथ में आर्टिकल 19 में इतनी बात की है। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि दोष सिद्धि से संरक्षण। इसके अंदर 3 बातें कही गई है। पहली बात कही गई है कि आप जिस ईयर्स में क्राइम करते हो उसी ईयर्स की आपको सजा मिलेगी। इसमें दूसरी बात कही गई है कि एक अपराध की एक सजा। और तीसरी बात कही गई है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। नहीं, इतनी बात है जो आर्टिकल 20 में कही गई है। आर्टिकल 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
जिसके अंदर पर्यावरण की बात की गई है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते उसकी बात की है, और आपकी हेल्थ की बात की है। आप बाहर घूमना चाहते हो, विदेश घूमना चाहते हो तो विदेश घूम सकते हो, अकेला रहना चाहते हो तो अकेले रह सकते हो, आपकी प्राइवेसी की बात की है, गोपनीयता की बात की है। इतनी बात है जो आर्टिकल 21 में कही गई है। इमरजेंसी के टाइम में हमारे जो मूल अधिकार है वो सारे मूल अधिकार छीन जाएंगे, लेकिन आर्टिकल जो 20 है और 21, ये दो ऐसे आर्टिकल है जो इमरजेंसी आ जाए तो भी नहीं छीन सकता सरकार हमसे।